नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बाल विकास और शिक्षण शास्त्र की ये क्लास रहेगी जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर टॉपिक है। और दोस्तों, अगर आप सीटेट में अपना स्कोर बेस्ट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सीटेट और शिक्षण शास्त्र अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सीटेट में 50% आपका 50% पैडागॉजी से ही रहता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप 50% तो आपको चाहिए कि आप बाल विकास को अच्छे से पढ़ें। दोस्तों, अगर आप तक वीडियो जा रही है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वीडियो पर। अब दोस्तों, शिक्षा राष्ट्र में रहेगी हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट की। कभी भी आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा, चाहे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हों, चाहे 10 मिलियन हो जाएं। अभी हमने शुरुआत की है, आगाज़ किया है, लेकिन एक दिन आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। आप बस हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाते रहें। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? दोस्तों, ये किसने कहा था कि सभी भाषाओं में होने वाले सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? दोस्तों, अगर बात करें नन चौमास्की की, किनकी? नन चौमास्की। दोस्तों, नन चौमास्की ने कहा था कि बालक में भाषा विकास जन्मजात होती है। अगर वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले समाज आता है, उसके बाद भाषा आती है। अगर बात करें जीन पियाजे की तो जीन पियाजे ने कहा था कि पहले विचार आते हैं, उसके बाद भाषा आती है। दोस्तों, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? दोस्तों, ये कथन नन चौमास्की का है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, ये हूबहू आपको याद रखना है। नन चौमास्की हर वर्ष 1 नंबर या 2 नंबर आपको दिला के जाएंगे सीटेट में। और दोस्तों, ये सीटेट की सीडीपी है, यूपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप राजस्थान टेट दे रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप केबीएस देना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। अगर आप DSSB का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। सीडीपी सब जगह एक जैसी ही पूछी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? दोस्तों, समस्या समाधान किस पर बात की जा रही है? समस्या समाधान पर। क्या बाधित नहीं करता, ये आपको बताना है। निर्धारण है, अंतःदृष्टि है, मानसिक प्रारूपता है, मोर्चाबंदी है। दोस्तों, आपको बताना है कि समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। तो दोस्तों, क्या बाधित नहीं करता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, अगर बात करें निर्धारण की, अंतःदृष्टि की, तो दोस्तों इसमें मानसिक प्रारूपता या मोर्चाबंदी। अगर दोस्तों बात करें निर्धारण की तो ये समस्या समाधान को बाधित करती हैं। ये समस्या समाधान को बाधित करते हैं। मानसिक प्रारूपता ये भी समस्या समाधान को बाधित करते हैं। और मोर्चाबंदी ये भी समस्या समाधान को बाधित करती हैं। दोस्तों, अंतःदृष्टि यानी कि इनसाइट, ये सामाजिक समस्या समाधान को बाधित नहीं करती है, अंतःदृष्टि। दोस्तों, बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अच्छी पुस्तक से बचाती है।
इसमें आपको फिल करना है। क्या फिल किया जाएगा दोस्तों? एक अच्छी पुस्तक पाठ्य पुस्तक से बचाती है लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, लैंगिक संवेदनशीलता से। किससे आपको बचाती है एक अच्छी पुस्तक? दोस्तों, हम लोगों को लैंगिक समानता रखनी है। क्यों रखनी है? कि गर्ल्स एंड बॉयज़ में फ़र्क नहीं करना है, डिफरेंस नहीं रखना है, इसलिए लैंगिक समानता है। ये नहीं कहेंगे कि लड़का ऐसा कर सकता है कि लड़की ऐसा कर सकती है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब बात करें सामाजिक उत्तरदायित्व की। दोस्तों, हम लोगों का सामाजिक उत्तरदायित्व है कि समाज में रहते हैं, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब बात करें लैंगिक संवेदनशीलता की, तो दोस्तों लैंगिक संवेदनशीलता भी हम लोगों को रखनी है, इससे नहीं बचाती है। दोस्तों, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। ये लैंगिक रूढ़वादिता और एक लैंगिक पूर्वाग्रह, ये दो टॉपिक ऐसे हैं, ये दो शब्द ऐसे हैं जो सीटेट में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, लैंगिक पूर्वाग्रह से एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचा के रखती है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास किस सिद्धांतों पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। कौन सा है जो मानव विकास सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ये आपको बताना है। दोस्तों, अगर बात करें मानव का विकास, बालक का विकास निरंतर चलता रहता है। कभी हम लोगों का शारीरिक विकास होता है, कभी सामाजिक विकास होता है, कभी मानसिक विकास होता है। तो दोस्तों, विकास है वो हमेशा चलता रहता है। दोस्तों, अनुक्रमिकता भी मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित है। और दोस्तों, अगर बात करें सामान्य से विशिष्ट की, तो दोस्तों ये भी मानव विकास सिद्धांतों पर आधारित है। दोस्तों, अगर बात करें आपके सी ऑप्शन की, प्रतिवर्ती, मानव विकास सिद्धांत प्रतिवर्ती नहीं होता है। तो दोस्तों इसलिए आपका ये सी ऑप्शन सही हुआ, यानी कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें से प्रतिवर्ती सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। वर्णमाला की पहचान, वर्णमाला की पहचान, ये विकास से ही संबंधित क्वेश्चन है कि वर्णमाला की पहचान ... वर्ष की आयु में शुरू होती है। दोस्तों, एक बच्चा है, बच्चे के ऊपर क्वेश्चन है ये कि एक बच्चा है वो कितने वर्ष में दोस्तों वर्णमाला की पहचान करना सीख जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों, अगर बात करें बच्चे की, तो दोस्तों सामान्यतः बच्चे जो औसतन होते हैं वो बच्चे आपके 3 साल में दोस्तों वर्णमाला की पहचान करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हुआ, डी ऑप्शन आपका सही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट का हिस्सा बने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे पर। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का जनक कहा जाता है और ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। दोस्तों अब बात करते हैं निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। दोस्तों संतुलीकरण
जीन पियाजे की थ्योरी आप पढ़ेंगे, उसमें संतुलीकरण, सामंजस्य, सामान्य धारण और अनुक्रमणीयता, स्कीमा, स्कीम्स, ये सभी शब्द देखेंगे आप। अनुभव को बात करें तो अनुभव को भी देखेंगे। अगर दोस्तों बात करें सामाजिक संचरण की, तो दोस्तों सामाजिक संचरण जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही हुआ, आपका ए ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि नहीं पूछा था। जो नहीं में क्या होता है, जो गलत होता है वो ही सही होता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। आपका क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है ये आपको बताना है। दोस्तों राइट टू एजुकेशन, ये बात हो रही है आपकी आरटीई की। किसकी? आरटीई की बात हो रही है दोस्तों। राइट टू एजुकेशन हिंदी में कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था, अगर उसकी बात करें तो दोस्तों वो निःशक्त बच्चों के लिए भी था, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी था, बच्चों की नियमित उपस्थिति इसके लिए भी था। और दोस्तों अगर बात करें दोस्तों जो आरटीई 2009 लागू हुआ था, ये इसे लाने के लिए कौन सा 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था इसे लाने के लिए। और दोस्तों इसे बनाने के लिए, मूल अधिकार बनाने के लिए भारतीय संविधान के 21A में या खंड का में ए जोड़ा गया है, इसीलिए इसे अनुच्छेद 21A कहते हैं। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये आरटीई 2009 लागू किया गया है। और दोस्तों इसे लागू करने वाला नॉर्वे, आपका जो नॉर्वे देश है, ये फर्स्ट देश था जिसने आरटीई 2009 लागू किया। और दोस्तों अपने भारत की बात करें तो दोस्तों अपने भारत में, अपना भारत 135वां देश है जिसने आरटीई 2009 लागू किया। दोस्तों बताएं कि इसकी बात करें तो इसे 1 अप्रैल 2010 को अपने भारत में लागू किया गया, लेकिन ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था 2009 में, लेकिन इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ये डेट आप याद रखें, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 है, ये 2010 में लागू हुआ था। और बताएं दोस्तों इसमें 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं तथा एक अनुसूची है। 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं इसमें। दोस्तों धाराएं और अध्याय पढ़ने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और ये सब धाराएं हैं, अध्याय हैं, किस धारा में क्या डिफाइन किया गया है, ये सभी हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, तो दोस्तों इसकी एक कमी थी कि इसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा लागू की थी और अनिवार्य शिक्षा लागू की थी, लेकिन 14 से 18 के बच्चों के लिए नहीं। अगर दोस्तों बताएं आपको तो दोस्तों 14 से 18 यानी कि 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, इसमें विकलांग बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा होती है। दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हुआ। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है, यानी कि स्मरण यानी कि याद करने की विधि। मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है दोस्तों ये कौन सी है जो स्मरण विधि है। दोस्तों अगर बात करें स्मरण विधि की तो दोस्तों मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि ये दोनों स्मरण विधि के अंतर्गत आती हैं।
तो दोस्तों इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पर। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है, ये पूछा गया है। यही आपको जो डॉट डॉट है इसमें फिल करना है। दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों बताएं, बहुबुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। और दोस्तों द्विकारक सिद्धांत और एक कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। और दोस्तों अगर बात करें समूह कारक सिद्धांत की, तो दोस्तों समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है ये आपको बताना है। दोस्तों ये योग्यता आपकी संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। क्या कहलाती है? संज्ञानात्मक गतिविधि। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चे का संवेगात्मक विकास। दोस्तों जीन पियाजे ने संवेगात्मक विकास बताया था और उसमें 4 प्रकार की अवस्थाओं का उन्होंने वर्णन किया था। तो संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन है? कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ये दोस्तों आपका सरासर क्वेश्चन गलत है। अध्यापकों की पूरी सहभागिता होती है। कक्षा का निरंतर परिवेश, कक्षा का अधिकारवादी परिवेश और कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। दोस्तों कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश नहीं होना चाहिए और कक्षा का आधिकारिक परिवेश भी नहीं होना चाहिए। आपका कक्षा का नियंत्रित परिवेश होना चाहिए। आपका सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ये आपको बताना है। पुनर्बलन, भाषा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव और अनुकरण। तो दोस्तों कौन सा होगा ये आपको बताना है। दोस्तों अगर बात करें पुनर्बलन पर, तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। भाषा का सिद्धांत चौमास्की ने दिया और भौतिक विश्व के साथ अनुभव। पियाजे कहते हैं कि विकास तभी होगा जब वो भौतिक और विकास के साथ अनुभव करता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अप्रेरित है। ये किस रूप से अप्रेरित है ये आपको बताना है। दोस्तों अगर बात करें, जो अभिप्रेरणा की बात हो रही है, मोटिवेशन की बात हो रही है यहाँ पर, अगर दोस्तों कोई विद्यार्थी है या मैं खुद हूँ, अगर मैं कोई काम खुद से कर रहा हूँ तो मैं अपने आप से मोटिवेटेड हूँ, मुझे अपनी सिचुएशन पता है। अगर कोई काम मैं अपनी बिना मर्जी से कर रहा हूँ, कोई डरा के धमका के किया जा रहा है, तो वो कार्य बाहरी मोटिवेशन होता है। तो दोस्तों एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी आंतरिक रूप से अप्रेरित है, वह खुद ही मेहनत कर रहा है और दोस्तों वो खुद अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो ये आंतरिक रूप से अप्रेरित है। दोस्तों बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं, ये है, या हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। दोस्तों, अगर बात करें बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां, तो दोस्तों वो 8 अथवा 9 वर्ष तक, यानी कि 8 से 9 वर्ष तक बालक की इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूर्ण विकसित हो जाती हैं। वैसे विकसित तो उसकी जन्म के समय ही हो जाती हैं, या 3 या 4 वर्ष में भी हो जाती हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, तो दोस्तों 8 अथवा 9 साल तक पूर्ण विकसित हो जाती हैं। और दोस्तों, आपको बताएं कि जो अपनी आँखें होती हैं वो कभी बढ़ती नहीं हैं, वो हमेशा उतनी ही रहती हैं। आँख की जो पुतली होती है वो कभी बढ़ती नहीं है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? दोस्तों, अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए और सामाजिक संस्थाओं को अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो ये दोस्तों कौन सा होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों, व्यवहारवादी होगा, जीव वैज्ञानिक होगा, पर्यावरणीय होगा या मनोगत्यात्मक होगा? कौन सा होगा? दोस्तों, अगर बात करें ये पर्यावरणीय है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि उपलब्धि अवप्रेरणा है। उपलब्धि अवप्रेरणा क्या है, ये आपको बताना है। दोस्तों, उपलब्धि अवप्रेरणा क्या है, ये आपको बताना है। दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ अपनी तैयारी को उम्दा करते रहें। दोस्तों, उपलब्धि अवप्रेरणा क्या है? सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर सी है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी है असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति। तो दोस्तों, उपलब्धि अवप्रेरणा क्या है, ये आपको बताना है। दोस्तों, उपलब्धि अवप्रेरणा उसे कहते हैं जब हम कुछ प्राप्त करते हैं और खुद को मोटिवेट हो जाते हैं। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें सफलता मिलती है तो उसे उपलब्धि अवप्रेरणा कहते हैं। तो दोस्तों, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य होने के बाद भी हम उसमें डटे रहते हैं, वही आपकी उपलब्धि अवप्रेरणा कहलाती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सी ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट हमेशा शिक्षा राष्ट्र हित में देगा। आपको सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करना है कि छात्रों का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। क्वेश्चन है छात्रों का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, यह कौन सी अवस्था है, इसके बारे में आपको बताना है। शैशवावस्था है, बाल्यकाल है, प्रौढ़काल है या किशोरावस्था है? दोस्तों, सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरे रहने वाला आपका कौन सी अवस्था होती है? दोस्तों, आपकी बाल्यकाल होती है, बाल्यावस्था होती है, ये सबसे ज़्यादा संवेगों से घिरी रहती है। और दोस्तों, अगर किशोरावस्था की बात करें तो ये संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होती है।
और दोस्तों अगर सहसावस्था और किशोरावस्था की बात करें तो दोस्तों ये अवस्था आपकी कल्पना जगत में विचरण करने की अवस्था होती है। दोस्तों किशोरावस्था और सहसावस्था में प्राणी ज़्यादा कल्पना जगत में विचरण करता है। दोस्तों छात्रों का वय सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप में उसे संवेगों से घिरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका बी ऑप्शन सही हुआ, यानी कि बाल्यकाल। दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को थोड़ा सा सपोर्ट करें और सहयोग करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। कोई बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो इसका ये कारण कौन सा हो सकता है, ये आपको बताना है। परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण परिवार भी हो सकता है और उसका वातावरण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व रखता है। कक्षा का वातावरण भी हो सकता है, पास पड़ोस का वातावरण भी हो सकता है। दोस्तों यानी कि ये सभी कारण हैं कि इन वजह से बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आपका डी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किशोरों को नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, किशोरों को नहीं देना चाहिए। ये बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अब प्रेरणा नहीं देनी चाहिए, सहानुभूति नहीं देनी चाहिए, लालच नहीं देनी चाहिए, जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। दोस्तों अब किशोर हो या बाल्यावस्था में बालक हो या प्रौढ़ावस्था में बालक हो, अभिप्रेरणा सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर बात करें दोस्तों सहानुभूति, तो समय समय पर सभी को सहानुभूति की आवश्यकता होती है। और दोस्तों अगर बात करें लालच की, तो दोस्तों लालच ना बच्चे को देनी चाहिए ना बड़ों को देनी चाहिए। और दोस्तों जिम्मेदारी उठाने के अवसर, तो दोस्तों जिम्मेदारी उठाने के अवसर किशोरों को देने चाहिए, किशोर को लालच नहीं देनी चाहिए। आपका सी ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, बालक में सतत मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन होता है, व्यापक मूल्यांकन होता है। सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सीटेट में सीधे सीधे पूछा जाता है, सतत मूल्यांकन से, व्यापक मूल्यांकन से। दोस्तों अब इनके ऑप्शन की बात करें, शिष्यों व अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर बी है, छात्र तथा अध्यापक को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को विशेषज्ञता स्तर तक पहुंचाना या उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर बात करें सतत मूल्यांकन की, तो सतत मूल्यांकन शिष्यों व अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, कठिन परिश्रम के लिए भी किया जाता है, प्रेरित करने के लिए भी किया जाता है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हुआ, यानी कि उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और क्वेश्चन नंबर 22 बात करते हैं, निम्न में से क्या दैनिक मूल्यांकन के लाभ हैं। दैनिक मूल्यांकन के लाभ क्या होते हैं। दोस्तों बालकों का ध्यान केंद्रित करना, बालकों की तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाना, कक्षा को अधिकाधिक तंग करना, शिक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करना। कौन सा होगा ये आपको बताना है। दोस्तों दैनिक मूल्यांकन का तात्पर्य ये होता है कि बालक को कक्षा में ही वर्क देना और उसे वहीं पर उसके बारे में समझाना और उसका रिजल्ट क्या है ये जानना।
तो दोस्तों बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाना, ये दैनिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हुआ। बंद कर दो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, करीब 11 वर्ष की उम्र में बालकों में निम्न में से किस क्षेत्र में लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगते हैं? ये बालक के भाषा विकास से संबंधित क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। शारीरिक शक्ति के क्षेत्र में, उत्तम मांसपेशियां समन्वयन के क्षेत्र में, व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में, या बौद्धिक विकास के क्षेत्र में। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। दोस्तों अगर बात करें कि 11 वर्ष के बालक की, तो लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगता है तो दोस्तों उत्तम मांसपेशियां समन्वयन के क्षेत्र में। सॉरी दोस्तों, ये लैंग्वेज का नहीं है, भाषा विकास से संबंधित नहीं है, ये लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगता है उससे है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये ऑप्शन सही होगा, उत्तम मांसपेशियां समन्वयन के क्षेत्र में। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, एक बालक के व्यवहार पर निम्न में से कौन सा व्यवहार न्यूनतम प्रभाव डालता है? बालक के जो व्यवहार हैं उस पर कौन सा व्यवहार न्यूनतम प्रभाव डालता है? वातावरणीय संबंधी शक्तियाँ, अंधीय असंतुलन, व्यक्ति की आवश्यकताओं की असंतुष्टि, या मूल प्रवृत्तियाँ। दोस्तों अगर बात करें बालक के व्यवहार की, तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो वो बालक के व्यवहार पर न्यूनतम प्रभाव डालती हैं। लेकिन वातावरण संबंधी शक्तियां, वातावरण से जो व्यवहार सीखता है वो बालक पर बहुत तगड़ा वाला, बहुत कर्रा वाला व्यवहार डालती हैं। और व्यक्ति की आवश्यकताओं की असंतुष्टि, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं बालक के व्यवहार पर। लेकिन जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो थोड़ा कम प्रभाव डालती हैं बालक के व्यवहार पर। दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। पूर्व माध्यमिक कक्षा के बालकों के सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह है कि जो दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक का बालक हो या 6 से 8 तक का बालक हो, वो खेल खेलता है, उससे उसे क्या लाभ मिलता है ये आपको बताना है। बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है। बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूलन समायोजन सीख लेता है। बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है। बालक के शारीरिक व गामक विकासों का बढ़ावा मिलता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। दोस्तों अगर बच्चा खेल रहा है तो उसके शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है, ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। यहाँ पर है सामाजिकरण। तो दोस्तों बालकों की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, ये भी नहीं। यहाँ पर सामाजिकरण देखा जा रहा है। सामाजिकरण का मतलब होता है बालक खुद को समाज में किस प्रकार से अपना तालमेल बिठाता है, अपना सामंजस्य किस प्रकार से करता है। तो दोस्तों बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, ये आपका सही होगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को यूट्यूब पर फैला दो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नडाइक के किस नियम की ओर इशारा करता है? दोस्तों अगर थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर? बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। और दोस्तों थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये नियम दिए हैं। दोस्तों ये जो है क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है,
ये किस नियम की ओर इशारा करता है? तो दोस्तों बताएं आपको, ये प्रभाव की ओर, कि जब इंसान सफल हो जाता है तो उसे संतोष मिलता है, लेकिन अगर असफल होता है तो वह असंतोष होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि प्रभाव की तरफ। और दोस्तों थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं अभ्यास का नियम दिया था, जिसमें उन्होंने भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया था और बिल्ली पर उन्होंने अपना क्वेश्चन नंबर 27 है, बंद कर दो। निम्न में से क्या सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा अदा करता है, ये देखना है। राहुल, मैं जानता हूं कि आपने पाठ नहीं पढ़ा है, या ये पता है, ये यहाँ पर पढ़ा लिखा होगा, मिसप्रिंट हो गया है। राजन, तुम गणित में कमज़ोर हो, राहुल तुम इसकी मदद करो। राहुल की डेस्क से धन किसने चुराया है? राहुल के बारे में उसके माता पिता को बताना कि वह आलसी एवं कामचोर है। तो कौन सा आपका सही होगा? अगर दोस्तों इसमें बात करें सकारात्मक प्रेरणा की अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो राहुल, मैं जानता हूं कि आप पाठ नहीं पढ़ सकते, ये आपका गलत होगा। बालक को ऐसे कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। राजन, तुम गणित में कमज़ोर हो। राहुल, तुम इसकी मदद करो। किसी बालक को कम या ज़्यादा नहीं समझना है, सभी को समान समझना है। राहुल की डेस्क से धन किसने चुराया है? इसमें कोई सकारात्मक अभिवृत्ति नहीं हो रही है। राहुल के बारे में उसके माता पिता को बताना कि वह आलसी एवं कामचोर है। ये ऑप्शन आपका इन तीनों से बेस्ट है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बालक में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का लाभ है। दोस्तों अपने लोग जब स्कूल में थे तो देखते थे कि 2 अक्टूबर है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो इन दिनों पर आयोजन होते थे, स्कूल में कार्यक्रम किए जाते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम। कोई संगीत गाता था, कोई मॉडल प्ले यानी रोल अदा करता था, कोई चंद्रशेखर बनता था, कोई भगत सिंह बनता था, तो कोई महात्मा गांधी बनता था, उनके तरह जो कपड़े पहन लेता था। ये सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनका आयोजन किया जाता है। इन्हें करने का क्या लाभ होता है, ये आपको बताना है। बालक के पढ़ाई के अवसर कम कर दिया जाना, अनावश्यक रूप से धन एवं समय की बर्बादी। दोस्तों सरकार भी और जो टीचर हैं, ये जो प्रोफेसर हैं, ये सभी ये कार्यक्रम कराते हैं, ये कोई कम दिमाग के नहीं हैं, इन्हें भी बहुत ज्ञान है। बालकों के पढ़ाई के अवसर कम कर दिया जाना ये भी नहीं है। विद्यालय द्वारा शिक्षक वर्ग का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करना ये भी नहीं है। इसके माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। दोस्तों बालक जब सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है तो उसका सर्वांगीण विकास हो जाता है। ये जो सर्वांगीण विकास है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका सीटेट के लिए। सर्वांगीण विकास वाला ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, एक बालक में विचार संप्रेषण को रोचक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। क्या है? अच्छी भाषा, शब्ददर्शी साधन, जोर जोर से बोलना, ये सभी। दोस्तों संप्रेषण को रोचक बनाने के लिए जोर जोर से बोलना कोई ज़रूरी नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन कट गया।
अच्छी भाषा, शब्ददृश्य साधन। दोस्तों शब्ददृश्य साधन होंगे तो बालक में विचार संप्रेषण को रोचक बन जाएंगी। ये महत्वपूर्ण साधन है शब्ददृश्य साधन। आपका बी ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, बालक में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का लाभ है, इससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है। ये आपको बताया था, ये सही हो गया, डी ऑप्शन आपका। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और मैं हिंदुस्तानी निहाल आपका भाई हमेशा आपके लिए तत्पर रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। आप सभी के प्यार से, सपोर्ट से जल्दी ही चैनल मोनेटाइज होगा और जल्दी ही सफल होंगे। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। तब आप सभी को राम राम।